यहाँ पे उन्हें डोमिनेंसी का भी पता चला और उन्हें ये भी पता चला कि एक चीज़ रिसेसिव रह गई, एक चीज़ डोमिनेंट रह गई। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्हें क्या पता चली कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके लिए दो एलील्स होती, ये चीज़ भी उन्हें समझ में आ गई कि मतलब ऑफ कोर्स जब इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा था बार बार के ब्रीडिंग में, तो उन्हें ये देखने को मिला कि गैमेट जो हैं वो जरूर क्या करते होंगे, अपनी कोई भी कैरेक्टर जो है अपने फॉर्म में, दो फॉर्म में होते होंगे, जैसे एलील बोला। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर यशोधरा भूषण, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर 2, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स और जितनी भी वो कैप थी रिलेटेड टू द चैप्टर, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, सब कुछ अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, कि एलील्स क्या होते हैं, जीन्स किसे बोलते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे बोलते हैं। अब इसी चीज़ को, जब आपको ये टर्म सारी क्लियर हो चुकी हैं, तो आगे मूव ऑन करेंगे कि किस तरीके से हमें इनको यूज़ करना है, या चैप्टर में इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है, किस तरीके से इनका पर्पस फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मेंडल ने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेंडलिज्म इस चीज़ को, जो जेनेटिक्स है, इस जीन्स के फॉर्मेट को समझने के लिए उस वो क्या कहलाता है, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म में क्या आप समझना चाह रहे हैं हम? ठीक है, आपको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारा कौन कहलाए, मेंडल कहलाए। ठीक है, तो मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी, उन्होंने ये चीज़ हमने पढ़ी ली थी लास्ट लेक्चर में कि गार्डन पी यानी पाइसम सटाइवम पे उन्होंने वर्क किया, और क्या देखा कि जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना, हमने प्योर लाइन बनाई। ठीक है, प्योर लाइन क्या कहते हैं, जो आपके होमोलोगस थे, चाहे वो डोमिनेंट थे या प्योर लाइन रिसेसिव, जो सीड्स थी वो बनाई। वो किसने बनाई? मेंडल ने बनाई ऑफ कोर्स। और फिर उनको देखा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको क्या कहते हैं, मेटिंग कराने के बाद, है ना, मेल और फीमेल पार्टनर के वो कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं जो प्रोजेनी में, वो किस तरीके से हो रहे हैं, ये चीज को स्टडी किया। तो मेंडल गॉट सक्सेस बिकॉज ही सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज। ठीक है, तो प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज का हमने लास्ट लेक्चर्स में ही समझ लिया था। प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज का मतलब हो गया आपका प्योर लाइन रिसेसिव की बात कर रहा है ये, है ना, जिसके पास प्योर लाइन रिसेसिव का मतलब जिसके पास सारे कैरेक्टर, चाहे हाइट के लिए हों बेटा, चाहे उसके मतलब शेप ऑफ सीड के लिए हों, कलर ऑफ पॉड के लिए हों, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर के लिए हों, वो सारे कैरेक्टर्स कैसे होंगे? वो सारे कैरेक्टर्स रिसेसिव होमोलोगस होंगे। ठीक है, रिसेसिव होमोलोगस, होमोलोगस। तो ये उन्होंने किस तरीके से किया? ये उन्होंने तभी कर पाए, ठीक है, कि जब पॉसिबल हो पाए, क्या कहते हैं, जब उन्होंने लगातार इन ब्रीडिंग कराई इन पी प्लांट्स की, कि सारे कैरेक्टर्स जो जो उन्होंने नोट कर रखे थे कि उनको छोटा ड्वार्फ प्लांट चाहिए, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्वार्फ ड्वार्फ होना चाहिए। ठीक है, रिंकल्ड सीड्स होनी चाहिए। ठीक है, और येलो पोर्ट कलर होना चाहिए। ठीक है, और वाइट फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि सारे कैरेक्टर्स जो है ये पी प्लांट के रिस्पेक्टिवली कैसे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स और एडॉन और दो तीन कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से प्लांट को चूज किया, इस तरीके से प्लांट को इंटरब्रीड कराया कि वो केवल यही कैरेक्टर शो करे वो प्लांट। तो जब उनके पास इस तरीके का प्लांट आया तो उन्होंने क्या बोला उसको कि ये प्योर ब्रीडिंग वेराइटी है। ठीक है, ऐसे ही होमोलोग रिसेसिव के लिए लिया था, तो ऐसे ही डोमिनेंट के लिए भी लिया था। ठीक है, डोमिनेंट होमोलोगस। देखो, रिसेसिव कैरेक्टर्स तभी आ सकते हैं जब वो होमोलोगस हों। ठीक है, इसके लिए तो फिक्स्ड है। बट डोमिनेंट कैरेक्टर्स होमोलोगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ठीक है, बट प्योर ब्रीड चाहिए तो प्योर ब्रीड के लिए होमोलोगस ही होना चाहिए, है ना। प्योर ब्रीड या प्योर लाइन के लिए आपके पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, वो भी कैसे होने चाहिए? होमोलोगस होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्योर वेराइटीज ऑफ
भी यूज करे, उन्होंने सेलेक्ट की डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ ट्रेड्स को, है ना, हर बार हर अलग ट्रेड को स्टडी किया, ठीक है, कंसीडर 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि एक ही कैरेक्टर, मतलब चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो एक कैरेक्टर को स्टडी किया, दो कैरेक्टर को क्रॉस कराया तो दो कैरेक्टर के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, या फिर और कैरेक्टर्स देखे तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस भी देखने को मिला, ठीक है, kept a well maintained record of every cross and used laws of probability for analysis of results, है ना, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने तुमको बोला मैथ्स यूज होगी इसमें चैप्टर में, तो उन्होंने भी यूज करी अपने टाइम, ऑफकोर्स उन्हीं के ही नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया है इस जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो जेनेटिक्स में जब हमें कोई भी आउटकम निकालना होता है कि लाइक अगर आपके गैमेट्स बन चुके हैं तो गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से किस किस तरीके के आपको फिनोटाइप या जीनोटाइप देखने को मिल चुके हैं, मैं आपको क्लियर कर सकी हूँ फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग समझने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि एक क्या कहते हैं कार्ड्स का पैक है, उसके अंदर आपको कितने एसेस मिलेंगे, है ना, कितने क्या कहते हैं कितने नंबर ऑफ हार्ट्स कार्ड मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं, ठीक है, वही कंसेप्ट को यूज करके हमें ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो ये कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट थे और कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट रिसेसिव थे पी प्लांट के लिए, और क्यों उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया। देखो पी प्लांट में जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, ये बड़ा, ये भी बहुत खास बात है ध्यान देने के लिए, और इस पर शायद क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, बोर्ड्स में, कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, है ना। तो पी प्लांट को सेलेक्ट करने का एक तो मतलब उनका क्राइटेरिया ये था कि एक तो ये बहुत जल्दी ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लाइक 6 मंथ्स में, है ना, आप मटर खाते हैं, है ना, आपको सर्दियों में मिल जाती है मटर, है ना, हर सर्दियों, तो इसको मतलब ग्रो करना इजी था, है ना, ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा इस पे खर्चा नहीं आ रहा था, ठीक है, प्लस एक बार ग्रो करने पे बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे थे उनको, है ना। तो एक ही उसमें पॉट में कितनी सारी सीड्स होती हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा भी नहीं था कि भाई एक भी प्लांट अगर रह गया तो भी उनको नंबर ऑफ सीड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका लाइक लाइफ साइकिल छोटा होने की वजह से, नंबर ऑफ आउटकम्स यानी नंबर ऑफ सीड्स होने की वजह से, प्लस मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना इजी था, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर बहुत इजीली स्टडी किए जा सकते थे इस पे, ठीक है, और क्या कहते हैं बस यही, ठीक है। तो ये सारे जो मतलब कंडीशन है ना, ये पी प्लांट के लिए बड़ा मतलब स्पेसिफिक, बाकी प्लांट्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट पी प्लांट के लिए बड़ा सही थे जैसे कि बहुत अलग, जैसे कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर में वॉयलेट फ्लावर है तो क्या कहते हैं रिसेसिव वाइट है ना, ये सबके लिए इजी नहीं होता, है ना, अभी हम पढ़ेंगे कि सब बाकी सब में क्या क्या होता है। तो ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स होने की वजह से भी पी प्लांट को सेलेक्ट किया गया, है ना, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो बेटा सीड सेप कैसी होती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स को डिफाइन किया। सबसे पहले सीड देखो, तुम सबने मटर खाया हुआ है, मटर देखा है ना, तो अगर तुमको राउंड सीड मिल जाए बिल्कुल एकदम राउंड, ठीक है, कोई उसमें स्मूथ राउंड सीड मिल जाए कि कोई उसमें मतलब रिंकल्स ना हो, तो वो समझ जाना वो कैसा है बेटा, प्योरली डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रिंकल्स दिखाए हुए सीड पे, है ना, कई बार आप लोग जब क्या कहते हैं मटर खाते हैं तो कैसे होती है वो, अंदर से वो थोड़े से रिंकल्स रिंकल्स वाले होते हैं, है ना, रफ उसके स्किन कवर दिखेगा, तो वो जो है क्या है, रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है, ठीक है। अब ये सीड का कलर कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट कैसा होना चाहिए, राउंड तो हो ही, प्लस अगर वो येलो है, सीड का कलर येलो है, तो वो कैसा है बेटा, वो डोमिनेंट है, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो अगर सीड का कलर ग्रीन है तो वो उसका रिसेसिव कलर है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ग्रीन कलर की अगर राउंड एक सीड मिले तो उसमें जो ग्रीन कलर है वो तो उसका रिसेसिव है, बट राउंड शेप होना उसका डोमिनेंट हो गया, ठीक है। या फिर येलो कलर की रिंकल्ड वो मिले आपको कोई सीड, तो समझ जाना कि येलो कलर तो उसका डोमिनेंट है, और क्या कहते हैं जो रिंकल आ रहे हैं उस पे वो उसका रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है। तो आप जब भी मटर खाओगे तो आप चेक करना कि आप जब मटर खा रहे हो तो वो किस कलर का है, उसकी शेप कैसी आ रही है ना। प्लस देखो जो
पौधा होता है उसपे फ्लावर्स भी आते हैं, है ना। तो फ्लावर जो होता है वॉयलेट कलर का अगर बेटा फ्लावर है ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर वाइट कलर का फ्लावर है तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉड की शेप, मतलब जो कवर है ना, जो ओपन करते हैं हम मटर खाते टाइम ओपन करते हैं जो कवर, वो कवर किस तरीके का है। ठीक है। अगर वो पूरा फ्लैट है, इन्फ्लेटेड है, ठीक है, इन्फ्लेटेड है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं आपका क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है। और कुछ पॉट शेप आपने इस तरीके की देखी होंगी कि जो वो आपके सीड होते हैं, सीड को ही आउटलाइन करते हुए, मतलब शेप्स होती हैं, सीड को ही आउटलाइन करते हुए शेप्स होते हैं ना, इस तरीके से वो मतलब फ्लैट नहीं दिखेंगी। तो इस तरीके का जो पॉट दिखेगा आपको बेटा, इस तरीके का पॉट जो दिखेगा वो कैसा होगा, कॉन्स्ट्रक्टेड होगा, है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। तो ये कॉन्स्ट्रक्टेड जो शेप होती है पॉड की, वो क्या कहलाती है, रिसेसिव ट्रेट कहलाती है उसका। ठीक है। और पॉड कलर जो होगा, पॉड कलर, अब इसका भी कलर होता है ना, कई बार आपने देखा है कि येलो होता है, कई बार आपने देखा है कि ग्रीन होता है। ठीक है। तो किस कलर का पॉड होना चाहिए जो पता चल जाए कि ये डोमिनेंट है, कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो ये किस तरीके का होता है, ग्रीन कलर का। अगर ग्रीन कलर का आपको, है ना, क्या कहते हैं, मटर के कवर आपको ग्रीन कलर के दिखें, तो यानी समझ जाना कि वो क्या है, उसका डोमिनेंट कैरेक्टर। और वहीं येलो कलर का आपको मिले, तो येलो कलर का अगर मिले तो वो कैसा होता है बेटा, वो रिसेसिव होता है। ठीक है, सिंपल। कॉन्ट्रास्टिंग में करेक्टर्स है ना, एकदम इजीली डिफाइंड हो जा रहे कि ये आपका डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव है। ठीक है। दैट्स वाई उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। फिर ऊपर से फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन से अब आप क्या समझते हैं, अगर आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है क्लास 11th की, तो हमने फ्लावर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। ठीक है। तो हमने उसमें अगर तुम याद करो तो रेसिमोज और साइमोज वाले चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। तो रेसिमोज और साइमोज के ही मतलब वो क्या बताते हैं कि जो भी पौधा है उसमें लीव्स की किस तरीके से प्रेजेंटेशन है। आपने बहुत सारे पौधे देखे हैं, लीव्स जिसके क्या होते हैं, डायरेक्टली एक स्टेम से ऐसे निकलते हैं। ठीक है। कुछ पौधे इस तरीके से ग्रो करते हैं कि सबसे पहले ग्रो हुए और सबसे ऊपर टॉप पे उन पे फ्लावर या फिर लीव्स आए, है ना, फ्लावर या लीव्स आएंगी और फिर उसके बाद साइड साइड ब्रांचिंग होना स्टार्ट होती है। ठीक है। कुछ पौधे इस तरीके से ग्रो होते हैं। ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम टर्मिनल, इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है। और कुछ कैसे होते हैं कि पहले साइड में ब्रांचिंग होगी, पहले साइड में लीव्स वगैरह आएंगी, एंड देन आपको आखिरी में क्या दिखेगा, फ्लावर दिखेगा। ठीक है। आखिरी में टर्मिनल पे जाके फ्लावर बाद में ग्रो होगा। ठीक है। मतलब पहले फैलेगा, देन उसका मतलब ऊपर से एक्सेस बढ़ेगा। ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, एक्सियल। ठीक है। तो यानी पहले साइड साइड, यानी पहले अपने सारे एक्सेस कवर कर रहा है, इस तरीके से समझो। तो वो चीज़ क्या है उसकी, डोमिनेंट। पी प्लांट में हमने देखा कि जो फूल हैं, अब ये फूल नोटिस करो, ये साइड साइड में आ रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट। ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट, ये तुम्हारा राइट। ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखोगे तो ये केवल टॉप पे प्रेजेंट है, ये है टॉप पे, यानी कि टर्मिनल फ्लावर। ठीक है। तो टर्मिनल फ्लावर अगर आता है किसी पौधे में, अगर तुम कभी अब पौधा देखो, केवल पी प्लांट के लिए बात हो रही, किसी और पौधे से कंपेयर मत करने लग जाना कि इसका है तो ये डोमिनेंट रिसेसिव। ठीक है। वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। तो अगर हम पी प्लांट की बात करें, तो पी प्लांट में हमने देखा कि जो आपका कैरेक्टर है कि जो फ्लावर है सबसे टॉप पे आ रहा है, तो उसको हमने क्या बोला कि ये कैसा है बेटा, टर्मिनल है। और जो आपके साइड बाय साइड एक्सेस होते हैं ना, ये एक्सेस है ना, एक्स वाई। ठीक है। ऐसे समझो, एक्सेस ड्रॉ करने को कभी भी कोई बोलेगा तो तुम इसी तरीके से ड्रॉ करते हो ना, एक्स डैश वाई वाई, है ना, साइड साइड। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया बेटा एक्सियल। ठीक है। साइड साइड वाला एक्सियल। तो एक्सियल कैसा होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है।
फिर उसके बाद स्टेम हाइट, इतने देर से हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ही समझ रहे हैं कि स्टेम हाइट में हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर लंबा पौधा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका, और अगर छोटा पौधा है हाइट में तो उसको हम ड्वार्फ बोल रहे हैं। ठीक है, ड्वार्फ बोल रहे हैं, ड्वार्फ इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो बेटा अगर इन कैरेक्टर्स के लिए मेंडल को क्या चाहिए था, प्योर लाइन चाहिए था। प्योर लाइन का मतलब कि एक ही पौधा ऐसा हो उसके पास जिसमें ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या हों, आ जाएं। तो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्लस उसको ये चाहिए था कि जैसे ये राउंड शेप के लिए उसने आर वर्ड यूज किया था, आर लेटर से डिनोट करा था, तो ये चाहिए था उसको इस तरीके से होमोलोगस। येलो के लिए उसने वाई यूज करा था तो ये हो गया। ठीक है, वॉयलेट के लिए डब्ल्यू यूज करा था। ठीक है, इनफ्लटेड ग्रीन और ये सारी चीज़ें का तो नहीं बताया हुआ तुम्हें। ठीक है, टॉल के लिए टीटी है। ठीक है तभी ये सारी चीज़ें बस देख लो। ठीक है, एक्सेल के लिए हो सकता है उन्होंने ए यूज़ करा हो। ठीक है तो और क्या कहते हैं, वर्ड इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका क्या देखने को मिल जाता है। अगर इस तरीके से पैटर्न शो हो रहा है किसी भी आपके पी प्लांट में जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, होमोलोगस डोमिनेंट है, तो वो कैसा कहलाएगा, प्योरलन। ऐसे ही रिसेसिव वाले सारे कैरेक्टर, तो रिसेसिव वाले सारे कैरेक्टर्स तो आपके आते ही होमोलोगस हैं, तो वो सारे रिसेसिव हो गए। तो ये पी इस तरीके का पौधा जिसकी हाइट लंबी थी, जिसके फ्लावर एक्सिस पे निकल रहे थे, है ना, और क्या देखा, जिसके जो पॉड कलर था वो भी ग्रीन था, जिसके पॉड शेप कैसी थी, फ्लैट थी, इन्फ्लेटेड का मतलब फ्लैट एकदम। ठीक है, और क्या कहते हैं तुम्हारा, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखे थे। फिर दूसरा क्या कहते हैं, फ्लावर कलर उस पे वॉयलेट आ रहा था। सीड अंदर से खोल के देखा तो जो सीड का कलर था वो येलो था, प्लस सीड की शेप भी कैसी थी, राउंड थी। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स वाले पौधे को हमने क्या बोला, प्योर लाइन डोमिनेंट, और उसके जस्ट अपोजिट जितने कैरेक्टर्स थे उन सबके वाले को हमने रिसेसिव ट्रेट बोला। ठीक है, तो ये मेंडल्सन के क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं पी प्लांट में सिलेक्शन। और भी हो सकते थे, और भी कैरेक्टर्स हो सकते थे, वो रूट पे स्टडी कर सकते थे, वो लीफ पे स्टडी कर सकते थे, बट ये कुछ इस तरीके के थे कि ये कैचिंग थे, बहुत इजीली समझ में अंडरस्टूड हो सकते थे। और इन्हीं पे हमने देखा कि डोमिनेंट कोई मिक्सिंग नहीं हुई कैरेक्टर्स की, और इजीली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले। तो उन्होंने केवल यही कुछ कैरेक्टर्स का क्या किया, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो इन्होंने केवल कितने कैरेक्टर्स, ये भी क्वेश्चन आया, ये नीट में भी क्वेश्चन आया है कि कितने कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया था बेटा, कंसीडर किया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने जो पी के लिए कैरेक्टर्स चूज करे थे वो 7 थे, कौन कौन से थे वो, और डोमिनेंट और रिसेसिव आपके कौन कौन से हैं, ये कैरेक्टर्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आने चाहिए चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दे रखा है। ठीक है, प्लांट के हाइट के लिए टी, एक्सियल के लिए ए, है ना, पॉड के कलर के लिए जी, पॉड शेप के लिए और फुल और इन्फ्लेटेड आई। ठीक है, फ्लावर कलर वॉयलेट के लिए वी। ठीक है, वैसे डब्ल्यू था, ठीक है जो भी है, और शीट शेप आर, और सीड कलर। ठीक है ठीक, और क्या कहते हैं, शीट शेप आपका राउंड हो गया और सीड कलर येलो। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग जो मेंडल ने ट्रेट समझे और उनके लिए उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक तरीके से सिंबल्स दिए, है ना, कि अगर मेरे पास स्टॉल आएगा तो मैं उसको कैपिटल टी लिख दूंगा। मेरे पास अगर फ्लावर का इस तरीके का पोजीशन मुझे देखने को मिला प्लांट में कि वो एक्सिस पे आ रहा है तो मैं उसे कैपिटल ए दे दूंगा। पॉड का कलर उसका ग्रीन आ रहा होगा तो जी दे दूंगा, कैपिटल जी दे दूंगा, है ना। और इस तरीके से उन्होंने सारे ही इन 7 कैरेक्टर्स के लिए सिंबल क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करे जो कि डोमिनेंट है, और रिसेसिव के लिए उन्हीं के स्मॉल लेटर्स का यूज किया ताकि वो इस चीज को समझ सके इजीली कि ये इसका रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, सिंपल। फिर मेंडल ने क्या किए, मेंडल ने जब मल्टीपल बहुत सारे इस पे एक्सपेरिमेंटेशन करते गए लगातार इन तरीके की ब्रीड्स पे, सॉरी इन तरीके के सीड्स को लिया, कभी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना चाह रहे थे, कभी डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझना चाह रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या कहते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करे। ठीक है, अब मैं तुम्हें पहले
क्रॉस समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया उन्होंने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं केवल स्टडी ऑन वन कैरेक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर को आप अपनी मर्जी से किसी भी कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेंडल ने उसकी हाइट को सेलेक्ट किया प्लांट की। ठीक है, तो हमने देखा, हमने कल भी कल कह रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी यही चीज़ स्टडी करी कि जितने हमने क्या कहते हैं गैमेट्स बनाए थे, कितने गैमेट्स बने थे, किस तरीके से बने थे, और उनकी फिर F1 जनरेशन कौन है, F2 जनरेशन कौन है, इस तरीके से हमने स्टडी कर लिया था इस ग्राफ डायग्राम को पहले ही। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमने कोई भी अगर आपसे बोलेगा कि एक पेरेंट वन है और एक पेरेंट टू है। मेंडल के केस में जो पेरेंट वन था वो डोमिनेंट प्योर ब्रीड था, और क्या कहते हैं जो पेरेंट टू था वो क्या था, क्या कहते हैं रिसेसिव होमोलोगस था। ठीक है, तो उसने पहले F1 मीटिंग कराई इन दोनों के बीच में, तो उसको F1 जनरेशन से उसको जो क्या मिला बेटा, क्या कहते हैं प्रोजेनी मिली। वो कैसी थी, वो सारी चार बनेंगे ना। ठीक है, ये प्रोजेनी कैसी आई थी, आपकी सारी टॉल आई थी, उसको सारे कैसे मिले, टॉल। तो अब हम कभी भी जब F1 जनरेशन की बात करेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे उसका फिनोटाइप। फिनो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया कि किस तरीके से आपने करना है ये क्रॉसिंग। ठीक है, तो फिनोटाइप आपने देखना है। फिनोटाइप में क्या है, फिनोटाइप इसका देखे तो सारे बेटा क्या है, ऑल आर टॉल। ऑल आर टॉल फिनोटाइप क्या होता है, जो आंखों से देख के करेक्टर समझ में आ जाए या जिसको बता सको, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो सब टॉल है। तो अगर फिनोटाइप का रेशो पूछता है, इसका अगर रेशो पूछे तो आप क्या कहोगे, 1:1। सारे ही कैसे हैं, बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, तो 1:1 का रेशो आता है फिनोटाइप रेशो। ठीक है, या फिनोटाइप रेशो में होगा ही क्या, वो सारे ही टॉल है। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, फिर आता है जीनोटाइप की बात करते हैं कि इनका जेनेटिकल मेकअप कैसा है इस करेक्टर का। तो आपने जीनोटाइप देखा तो सारे क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही चीज दे रखा दिखा रखी है आपको। तो ये क्या आते हैं, ये जीनोटाइप कैसे हैं। जीनोटाइप में आपने देखना है रेशो। ठीक है, कि अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे, जितने हेट्रोजाइगस, नहीं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ना। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ऑल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये जीनोटाइप हुआ इसका। ठीक है, और रेशो की बात करेगा बेटा तो रेशो क्या कहोगे, 1:1 का है इसका भी रेशो, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग है, सारे क्या है, बराबर है, तो 1:1 का रेशो, या ऑल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें रेशो निकाल ही नहीं सकते, जब सब एक ही जैसे तो क्या ही हो गए, रेशो 1 ही रहेगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड जनरेशन। जब हम F2 जनरेशन की बात करेंगे, F2 जनरेशन के लिए हम कौन सा क्रॉस लेते हैं, F2 जनरेशन समझने के लिए हम क्या लेते हैं, जो F1 जनरेशन वाले हमारे गैमेट्स आए थे या फिर पेरेंट्स आए थे, उनके बीच का क्रॉस को हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस कराना है। यहाँ पे क्रॉस हुआ तो हमें गैमेट मिलता है एक ये वाला। ठीक है, एक स्मॉल कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, तो हमें उस तरीके से देखने को मिलता है। आपको पॉइंट स्क्वायर भी दिखा देते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, आपने एक स्क्वायर बनाना है। आपके पास नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं, एक पेरेंट से जो आएंगे और दूसरे पेरेंट से जो आएंगे। ठीक है, तो एक पेरेंट से कैपिटल टी आ रहा है। ठीक है, दूसरा आ रहा है आपके पास स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पेरेंट से कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही आ रहा है आपके पास। ठीक है, ओहो, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेरेंट से। ठीक है, दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया,
ये आपका, ये हम बोल देते हैं ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। ठीक है, तो इनको जब हम क्रॉस करेंगे तो अगर इसको इसको देखो, इस वाले ब्लॉक में कैसे करोगे, टी टी रखोगे, इसमें क्या रखोगे टी स्मॉल टी। ये भी मैंने बता दिया प्रेजेंटेशन कैसे हो गई। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो सिंबल यूज किया है वो पहले लिखेंगे और रिसेसिव के लिए दूसरा। इस वाले को और इस वाले को करोगे तो ये टी स्मॉल टी हो जाएगा, और इस वाले को इस वाले को इस वाले को और इस वाले को तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्या है पुनेट स्क्वायर बनाया है हमने। यहाँ पे पेरेंट 1 के हमने जितने जीन्स पॉसिबल है वो गैमेट्स पॉसिबल है, एलील्स पॉसिबल है वो लिखी हैं। ऐसे ही पेरेंट 2 की एलील्स लिखी हुई हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्रॉसिंग कराई है, तो क्रॉसिंग कराने के बाद हमें क्या मिलता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है बेटा। ठीक है, दो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलते हैं, एक कैपिटल टी मिलता है और एक आपका क्या मिलता है हमें, स्मॉल टी मिलता है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करेंगे इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की, तो तुम्हें देखो क्या बोलोगे इसके जीनोटाइप को। यहाँ पे मैं जीनोटाइप लिख अरे यार, एफ टू जनरेशन के लिए जो जीनोटाइप है वो क्या हो गया। अब जीनोटाइप देखो, एक तुम्हारे पास होमोजाइगस टॉल है या डोमिनेंट है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर उसके बाद एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो तुम्हारे पास हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्या है, टॉल है, सबका जीनोटाइप अलग है ना। और क्या कहते हैं तीसरा जो है आपके पास एक होमोजाइगस रिसेसिव है ना, यानी कि ड्वार्फ है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जीनोटाइप। ठीक है, एक आपका क्या कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, दो आपके होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक आपका होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो इसका जो रेशो होगा वो यही होगा, है ना, एक के बदले दो और उसके बदले एक और अलग। ठीक है, तीन अलग अलग चीजें हैं तो तीनों का रेशो निकालना पड़ेगा, एक के बदले दो और फिर उस पे एक। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहीं पे हम उसका फिनोटाइप भी समझते हैं। ठीक है, फिनोटाइप की अगर बात करेंगे तो फिनोटाइप में तो हमें बस देख के समझना, हमें उसके एलील्स के ऊपर बात ही नहीं करनी है। तो आपको कितने लंबे दिख रहे हैं बेटा, एक लंबा ये दिख रहा है, एक लंबा ये दिख रहा है, दूसरा लंबा, तीसरा लंबा, तीन लंबे दिख रहे हैं ना, तीनों लंबे हैं और एक यहाँ पे छोटा है। ठीक है, एक छोटा है, ये तीनों क्या है टॉल और ये क्या है ड्वार्फ, है ना। तो जब फिनोटाइप की बात करेंगे तो हम केवल उसके विजिबल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो टॉल वर्सेस तीन टॉल वर्सेस एक ड्वार्फ, है ना। तो जो आपका फिनोटाइप का रेशो आता है वो आता है 3:1 का। समझ में आया क्यों यहाँ पे हम फिनोटाइप 3:1 आ रहा है और जीनोटाइप पे 1:2:1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आप इजीली कर भी सकते हो, कोई भी कैरेक्टर्स पे आ जाए, चाहे आपके उसकी राउंड सीड्स के लिए आ जाए, चाहे उसकी क्या कहते हैं सीड शेप के लिए आ जाए, सीड कलर के लिए आ जाए, पॉट शेप के लिए आ जाए, पॉट कलर के लिए आ जाए, या फिर उसके फ्लावर पोजीशन के लिए आ जाए। तो किसी भी अब एक सिंगल ट्रेट को रखने पर अगर वो क्या है प्योरली हेट्रोजाइगस और प्योरली होमोजाइगस और क्या कहते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव में क्रॉस करा रहे हो आप, तो आपको यही रेशो मिलेगा चाहे आप कोई सा भी उसमें कैरेक्टर लेते हो। ठीक है, सिंपल। तो कोई भी कैरेक्टर स्टडी करने पे अगर मैं ये मान लूँ कि यही है, अगर मैं चाहे ये राउंड राउंड सीड की बात करती तो राउंड सीड के लिए भी मेरे को यही रेशो मिलता बेटा, और अगर मैं वाइट फ्लावर या वॉयलेट फ्लावर की बात करती तो भी मुझे यही रेशो मिलता, है ना। अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्या हो कंडीशन, आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना, कंडीशन देखो इसकी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसे क्रॉस की जिसमें रेशो ये आए, उसकी कंडीशन है कि एक तो आपने एक ही करेक्टर को स्टडी करना है, दो करेक्टर को स्टडी करोगे ऑफ कोर्स रेशो अलग आ जाएंगे, बहुत सारे आपके पास जीनोटाइप और फिनोटाइप्स होंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन, है ना। दूसरी कंडीशन ये हो गई, तो ये दो कंडीशन ही होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपने
F1 जनरेशन चाहिए एंड देन आपको F2 जनरेशन चाहिए। दूसरी कंडीशन F2 जनरेशन के लिए क्या है, जो F1 प्रोजेनी आई है उसी से हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं के बीच इंटरब्रीड करा रहे हैं, तब जाके हमारे पास ये आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि F2 जनरेशन के लिए आपने एक क्या करा, क्या कहते हैं, प्रोजेनी ले ली, एक क्या कहते हैं, आपने उसको पेरेंट को लिखा। ऐसे क्रॉस को भी हम अभी पढ़ेंगे कि F2 जनरेशन में आपने F1 वाली प्रोजेनी ली और पेरेंट की ली, तो उस क्रॉस को क्या बोलते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, बट इसमें क्या कंडीशन है कि F2 में आपने F1 वाली ही प्रोजेनी के बीच में क्या कराना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंटरब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग बिटवीन F1, है ना, F1 प्रोजेनी के बीच में जो इंटरब्रीडिंग होती है F2, ये हम समझ भी चुके हैं F2 में। ठीक है, तो ये इस क्रॉस के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशो है। रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि F1 के लिए रेशो आएगा 1:1 का। ठीक है, F2 के लिए चाहे जीनोटाइप या फिनोटाइप हो, 1:1 का रेशो रहता है। जबकि मोनोहाइब्रिड, देखो 1:1 नहीं, इसको 1 ही बोलना। ठीक है, 1:1 का मतलब कि दूसरी चीज अलग है, दोनों बराबर आ रही है, नहीं, इसमें रेशो की बात ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लो। ठीक है, कुछ क्योंकि दो अलग चीजें तो बन ही नहीं रही है, सारी एक ही जैसी चीजें बन रही हैं, तो इसमें रेशो, अगर रेशो पूछता है तो रेशो नहीं है, ऑल पे ही आएगा। रेशो के लिए हमेशा ऑल की बात कही जाएगी। ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आया? रेशो क्या होगा, ऑल ही होगा। ये चीज इस तरीके से प्रेजेंटेड है तो मतलब है कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। मतलब ये अगर ए करेक्टर है तो ये एक बी करेक्टर है, तो ऐसा तो हमें दिखने को मिल नहीं रहा ना इसमें। सारे एक ही जैसे हैं तो सारे एक ही जैसे हैं, तो इसमें ऑल, रेशो ऑल आएगा, या 1 भी कह सकते हो। ठीक है, रेशो ही मतलब कुछ डिवीजन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन F2 में जीनोटाइप 1:2:1 का होता है, फिनोटाइप का 3:1 का होता है। ठीक है, ये हमने सॉल्व करके देख लिया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किस पे बेटा, तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के बाद मेंडल को क्या समझ में आया? मेंडल को इसके बाद, जैसे न्यूटन को 3 लॉ समझ में आए थे क्या कहते हैं, सेब गिरने के बाद, ये है ना, तो वैसे ही मेंडल को भी क्या समझ में आए, 3 लॉ समझ में आए इस इन ब्रीडिंग के बाद, है ना। इस मतलब जो खेती के बाद, है ना, खेती ऑफ कोर्स खेती करी उन्होंने, इस खेती के बाद उन्हें क्या समझ में आया कि इट states that when a pair of contrasting factors are brought together, contrasting factors मतलब आपके टॉल और ड्वार्फ, है ना। ठीक है, जब हमने इस तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स लिए, एक साथ लिए किसी एक हाइब्रिड में, दीज फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड और मिक्स अप बट सिंपली एसोसिएट themselves and remain together and separate again at the time of the gamete formation, है ना। क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल दिया इतना सा, है समझ आया कि नहीं? उन्होंने कहा कि जब हमने इस तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, तो जो हमें रिजल्ट मिला उसमें हमें क्या मिला कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो एक साथ आए, बट उन्होंने किसी तरीके की किसी तरीके की मिक्सिंग शो नहीं की। कि अगर मैंने एक टॉल और डॉर्फ लिया था, टॉल और डॉर्फ लिया, ठीक है, तो मुझे जो F1 प्रोजेनी में जो बच्चे मिले उनका फिनोटाइप कैसा था, सबका टॉल ही था, कोई मिक्सिंग नहीं हुई। तो मैं ये नहीं लगा कि अगर मैम ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है तो इसकी हाइट मीडियम भी तो हो सकती थी। जरूरी है कि क्या टॉल ही होता और या फिर ड्वार्फ होता, उनके बीच में कितनी भी हाइट हो सकती है। अब इंसानों की बात करें तो इंसानों की हाइट सबकी अलग अलग है ना। किसी एक कुछ ही लोग होते हैं जिनकी सेम हाइट हो रही होती है, अदरवाइज जितने लोग आप अपने सराउंडिंग में देखोगे सबकी हाइट अलग है ना। वहां पे तो ऐसा, पर पी प्लांट में ऐसा नहीं हुआ। पी प्लांट में हमने क्या देखा कि जो करेक्टर था, जो भी हमने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिया, वो क्या देखा गया कि उसमें जब F1 प्रोजेनी में, बावजूद इसके कि क्या हो गया, ये हाइब्रिड हाइब्रिड गैमेट आने के बाद भी हमें जो करेक्टर थे वो इस तरीके से मिले कि
एक ही कैरेक्टर उसमें से क्या हुआ, शो अप कर पाया अपने आप को, है ना, दूसरे कैरेक्टर ने कोई मिक्सिंग शो नहीं करी। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उन हाइब्रिड को जब हमने क्रॉस कराया तो फिर से, अगर ये टॉल थे तो फिर सारे टॉल हो जाने चाहिए थे। अगर हम ये कह रहे थे कि अगर जब तक ये जीन्स के बारे में ये चीज़ों की समझ नहीं आई, या जब तक मेंडल ने इस कंसेप्ट को नहीं इंट्रोड्यूस करा, या इस कंसेप्ट को नहीं समझते, उन्होंने जब इसे केवल बेसिकली देखा होगा तो उनको कितना आश्चर्य लगा होगा कि जब मैंने टॉल टॉल के बीच में कराया तो ये जो सारे टॉल क्यों नहीं आए, उनमें से एक क्यों छोटा रह गया, है ना। उन्होंने तो खेती करी एक की नहीं, बहुत सारे, उनको तो आधे प्रोपोर्शन में, मतलब पूरा आपका क्या कहते हैं 70% उनको क्या मिला होगा, है ना। क्या कहते हैं, उनको क्या मिला होगा कि क्या कहते हैं वो सारे टॉल मिले और बाकी कुछ परसेंट ही कैसे रह गए, छोटे रह गए, है ना। तो परसेंटेज में निकालना तो निकाल सकते हो ना। अ, कि कितने परसेंट अगर मैं देखूं कि छोटे रह गए, तो टोटल में से 1/4, टोटल कितने, 4, तो उसमें से एक रह गया, है ना, इंटू 100, यानी 25% कैसे थे, जो छोटे आए। परसेंटेज भी पूछ लेता है कि कितने परसेंट छोटे आए, तो अगर अगर परसेंटेज पूछेगा बेटा तो टोटल नंबर करोगे, है ना। तो परसेंटेज में मैं भी तुम्हें दिखा देती हूँ, डॉर्फ जो है क्या कहलाएगा, डॉर्फ परसेंटेज अगर देखें तो वो कितनी आ जाएगी, एक ड्वार्फ आया कितने में से, 1 2 3 4 में से, तो ये परसेंटेज कितनी हो गई, 25%। ठीक है। और अगर टॉल की बात पूछेगा कितने टॉल आए, तो 3/4, यानी कि आपके 75% जो पौधे होंगे वो उनको लंबे मिले, और 25% उनको क्या कहते हैं, कैसे मिले, छोटे, क्योंकि उन्होंने केवल मतलब 4 ही आउटकम आए, ऐसा नहीं किया था, उन्होंने तो पूरी खेती करते थे वो। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस तरीके के आउटकम को उन्होंने समझा कि यानी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके, जो हमारा पेरेंट वन था, जो स्टार्टिंग में क्या कहते हैं प्रोजेनी, F1 वाली प्रोजेनी के जो पेरेंट्स थे, उसमें से जो रिसेसिव पेरेंट था उसका करेक्टर शो हुआ सबसे जाके F2 में जाके शो हुआ। ठीक है। लेकिन बीच में कहीं भी मिक्सिंग देखने को नहीं मिली कैरेक्टर्स की। तो यानी ऐसा भी नहीं था कि वो कैरेक्टर क्या हुआ, गायब हो गया। तो गायब भी नहीं हुआ, प्लस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, यानी किसी के चलते चलते। तो यहाँ पे उन्हें डोमिनेंसी का भी पता चला, और उन्हें ये भी पता चला कि एक चीज रिसेसिव रह गई, एक चीज डोमिनेंट रह गई। ठीक है। दो दूसरी चीज उन्हें क्या पता चली कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके लिए दो एलील्स होती, ये चीज भी उन्हें समझ में आ गई कि मतलब ऑफ कोर्स जब इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा था बार बार के ब्रीडिंग में, तो उन्हें ये देखने को मिला कि गैमेट्स जो हैं वो जरूर क्या करते होंगे, अपनी कोई भी कैरेक्टर जो है अपने फॉर्म में, दो फॉर्म में होते होंगे, ये जैसे एलील बोला। तो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का क्या मतलब, कि मतलब ये जो, और उन्होंने ये चीज डिस्कवर की कि ये जो आपका अगर हाइब्रिड की बात करें, तो हाइब्रिड में हमने देखा कि दोनों गैमेट जो हैं इजीली सेपरेट हो गए। ठीक है। इजीली सेपरेट हो गए, है ना, बिना किसी मिक्सिंग और बिना किसी क्या कहते हैं दिक्कत के, उन्होंने मतलब नेक्स्ट F2 जनरेशन में शो हुए। इसका मतलब ये हुआ कि यानी वो सेपरेट भी हो जा रहे हैं, मर्ज होने पे कोई मिक्सिंग भी नहीं शो कर रहे। तो यानी प्योरिटी ऑफ गैमेट्स देखने को मिली है आपको यहाँ पे, बिकॉज ईच गैमेट इज प्योर इन इटसेल्फ, दैट इज हैविंग आइदर टी, दैट इज अ जीन फॉर टॉलनेस, और टी, स्मॉल टी, जीन फॉर डॉर्फनेस। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब ही क्या होता है, सेपरेट हो जाना। ठीक है। सेग्रेट, सेग्रेट का मतलब सेपरेट होना। तो ये जो है किसके रिस्पेक्ट में बात है, कि जब हम एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं या हाइब्रिड करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपका जो करेक्टर्स है डोमिनेंट के लिए और जो जीन है रिसेसिव के लिए, अगर वो एक साथ आ भी जाते हैं ना, तो वो इजीली क्या होते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। ये चीज उन्हें मेंडल को देखने को मिली। ठीक है।
और इसके साथ साथ पहले उसमें इन्हें और क्या मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी मिला, कि जब ऐसा हो रहा था, जब हाइब्रिड हमारे पास आया, तो केवल एक ही जीन जो था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, डेट इज टॉल। अगर दूसरा जीन भी एक्सप्रेस कर पाता, सोचो, अगर स्मॉल टी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता, तो वो जो हाइट है प्लांट की वो कैसी होनी चाहिए थी, मीडियम होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हुआ, सेम हाइट के जो लंबे वाले पौधे थे, उन्हीं की हाइट के हमें क्या मिले, प्रोजेनीज मिली। तो यानी एक ही क्या हो रहा था, जीन एक्सप्रेस हो रहा था इस कंडीशन में। तो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। कोई भी कैरेक्टर है, चाहे लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, वो कोई ना कोई उसके लिए जीन होगा ही, जिसको मेंडल ने उस टाइम पे जीन वर्ड तो जानते नहीं थे, तो उन्होंने उस वर्ड को क्या बोला बेटा, फैक्टर बोला, है ना। उस टाइम पे जेनेटिक्स का मतलब लाइक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब देखोगे कि डीएनए की डिस्कवरी कब हुई थी, ठीक है, और ये चीज बातें कब कही गई है। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कोई ऐसी चीज होती हुई, कोई फैक्टर होता होगा जिसके वजह से कोई कैरेक्टर निकल कर आ रहा है। तो उन्होंने वो तो ये क्वेश्चन आता है आपको, ये क्वेश्चन मिल सकता है कि क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, कि मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर क्या है ना। अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर इज, ऑप्शन दे देगा, डीएनए, जीन, जीनोम, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझने की क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जीन की बात करें, जीन क्या होता है, वो यूनिट डीएनए की जो प्रोटीन बनाएगी, ठीक है, जिसके वजह से करेक्टर आ रहा है, उसको हमने क्या बोला, मेंडल ने उसको फैक्टर बोला। विच अकर्स, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया, है ना। तो एक क्वेश्चन इसके लिए प्रिपेयर रहो। विच अकर्स इन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है, जो दो अलग फॉर्म्स में। और उन्होंने ये भी जाना है ना कि ऑफ कोर्स, कि उनको ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर एक टॉल है तो टॉल के लिए एक जीन होगा, एक फैक्टर होगा, और अगर ड्वार्फ है तो ड्वार्फ के लिए भी क्या होगा, अलग जीन होगा, है ना, जीन वन, जीन टू, जो उन्होंने फैक्टर वन, फैक्टर टू बोले होंगे। फिर उनको ये भी समझ में आया कि ये तो एक साथ, जब हमने, क्योंकि उन्होंने जब F2 प्रोजेनी देखी, तो एक छोटा निकल कर आ गया, तो उनको ये समझ में आया कि जरूर इन्होंने बहुत तगड़े, कितने अच्छे मैथमेटिशियन होंगे कि इन्होंने क्या कर पाए होंगे, ये चीज को समझ पाए होंगे कि ये जो करेक्टर होते हैं, ये हमेशा किस तरीके से होते होंगे। इसको हम दूसरे, ये जो जीन होते हैं वो दो तरीके से फॉर्म में प्रेजेंट होते होंगे, ठीक है। और वो चाहे X1 X2 हो, मतलब X1 और X2 मान के चल लेते हैं वो चीज़, है ना। मतलब कि दो, ऑफ कोर्स डिप्लॉयड है तो दो पेयर में होने चाहिए, पेयर में होते होंगे, ठीक है। दो फॉर्म में होंगे तो एलील कहलाएगा, पेयर में होंगे तो क्या कहलाएगा, पेयर में कहलाएगा, तो वो होगा आपका क्रोमोसोम पे सेट होगा ना वो, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इज द ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या समझ में आया कि केवल, अब ये चीज, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को कहाँ वर्क होते हुए देख सकते हो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम देख सकते हैं जब F1 जनरेशन, है ना, जनरेशन पे पूछ लेगा कौन सी जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो देख तो हर जगह रहे हो, बट स्पेसिफिकली आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन में सारे पौधे क्या हुए, लंबे आए, है ना, या सारे पौधे वायलेट कलर के, या सारे पौधे की जो शेप थी राउंड कलर की आई, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में ही शो हो रहा है, हाँ, तो ये बात सही है, ठीक है। हर जगह हो रहा है, बट स्पेसिफिकली क्लियर कहाँ से होता है, F1 जनरेशन से हो सकता है, कि उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई कैरेक्टर्स की, और प्योरली एक ही कैरेक्टर आया, और जो कैरेक्टर आया उसको ही हमने क्या बोल दिया कि डोमिनेंट है वो कैरेक्टर। द फैक्टर एलील कॉल्ड dominant is able to express itself in the effect of other recessive remain suppressed in F1 generation, ठीक है। कहने का मतलब, ठीक है, कि मैंने अपनी स्टेटमेंट ऐड कर दी है इसमें। इस कहने का मतलब कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, क्योंकि दूसरे वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस, यानी दूसरा वाला जो जीन था वो अपने लिए प्रोटीन बना ही नहीं पाया, जब दूसरा कोई और उसके अलावा उसी लोकस पे एक और जीन प्रेजेंट था जो कि अपने लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा बना पा रहा था, या फिर वो प्रोटीन, यानी कि क्या हुआ, उस जीन के प्रेजेंस में, उस डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में जो रिसेसिव जीन है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, और प्रोटीन नहीं बना पा रहा है तो उसके कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। यानी केवल डोमिनेंट वाला जब भी रहे, चाहे वो क्या कहते हैं,
होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो प्रोटीन बनाएगा ही। तो इस वजह से उसको हमने क्या बोला, डोमिनेंट बोल दिया। और F2 जनरेशन एक्सप्रेस बोथ डोमिनेंट एंड हिडन रिसेसिव। तो जो F2 की अगर बात करेगा बेटा, F2 जनरेशन के लिए, तो आपको डोमिनेंट भी देखने को मिलेगा करेक्टर, और प्लस जो छुप गया था करेक्टर, यानी कि जो रिसेसिव करेक्टर था वो भी। तो F2 जनरेशन में आपको हिडन रिसेसिव भी मिलेगा, डोमिनेंट भी मिलेगा। ठीक है। तो कौन से के तो पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस से तो हमें ये चीज क्लियर होती है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के गैमेट्स जो बनते हैं उनके अंदर जो क्या कहते हैं एलील्स जा रही हैं वो इजीली सेपरेट हो सकती। एलील्स में ऐसा नहीं है कि मतलब जीन जीन नहीं ब्रेक हो रहा, समझ रहे हो। स्मॉल टी जो मतलब कहने का मतलब स्मॉल टी के लिए जो जीन है बेटा, ये ब्रेक नहीं हो रहा कि ये अगर F2 में जा रहा है तो इसको कट करके नहीं, ये पूरा का पूरा ही जाएगा। ठीक है। चाहे कैपिटल टी का हो वो भी पूरा जाएगा। ठीक है। ऐसे मिक्सिंग भी नहीं हो रही है, और ना ही क्या हो रहा है इनका, ये टूट टूट के जा रहे हैं, फ्रैक्शंस में नहीं जा रहे। अगर जीन जाना होगा, क्योंकि इसको पूरी प्रोटीन बनाना है, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। ठीक है। ये चीज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गई। ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है आपका क्या कहलाता है, जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखना है हमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें दो करेक्टर्स को स्टडी करना है बेटा, है ना। मेंडल ने किया तो हम भी करेंगे, मेंडल के टाइम पे कुछ नहीं था तो भी उन्होंने इतना पढ़ लिया, तो हम तो अब सब जानते हैं, है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर्स लिए मेंडल ने लिया, एक तो सीड का कलर लिया बेटा, है ना। आपको येलो और ग्रीन सीड बहुत इजीली डिफरेंशिएटेड दिख रही है। और साथ में आप देख रहे हो एक राउंड बनाई है, एक देखो येलो छोटी छोटी रिंकल्ड भी बनाई है ना। अगर मैं एक और कैरेक्टर दिखाना चाहूँ तो तुम ये देखो कि जो राउंड शेप वाली हैं वो बड़ी हैं, और जो तुम्हारी क्या कहते हैं रिंकल्ड शीड है वो कैसी छोटी भी है साइज में। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, कितना क्लियरली दिखा रखा है। तो येलो ग्रीन रिंकल्ड रिंकल्ड येलो ग्रीन, और मतलब इजीली दिख रही हैं कि वो छोटी हैं ये बड़ी हैं साइज में। तो दो करेक्टर कौन से राउंड करेक्टर्स की बात करेंगे, तो शेप ऑफ सीड, और आपका क्या है, कलर ऑफ सीड, है ना। सीड पे स्टडी करा कि अब हम इसके अंदर मटर जो हम सब्जी ना बना के इसको अब समझते हैं कि ये जेनेटिकली हमें किस तरीके से फायदा या पढ़ाई में हमें हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने क्या करना था, कंसेप्ट यही था कि हमें होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव चाहिए। तो प्योर लाइन लिया वही होमोजाइगस जिसके पास कैसा था, राउंड कलर की सीड थी। तो अगर पूछ सकता है कि सीड शेप और सीड कलर के अकॉर्डिंगली डोमिनेंट करेक्टर क्या आएगा, तो डोमिनेंट करेक्टर आएगा कि वो राउंड हो और येलो हो। तो वाई से येलो और आर से राउंड। ठीक है। वाई वाई आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल और रिसेसिव के लिए स्मॉल वाई ग्रीन कलर, और स्मॉल आर रिंकल शेप। ठीक है। तो पेरेंट्स देख लिया आपने जनरेशन में, पेरेंट वन और पेरेंट टू देख लिए। ठीक है। पेरेंट की जनरेशन, है ना, मम्मी पापा। फिर उसके बाद इनके बीच में अब देखो इनके बीच में क्रॉस कराने के लिए तुम्हें ये पता ना होना चाहिए कि इनके से गैमेट्स कौन कौन से बन सकते हैं। इनसे गैमेट्स बेटा यही बन सकते हैं, वाई आर, ये वाला जो पेरेंट है, ये अल्टीमेटली एक करेक्टर देगा। गैमेट में सारे एक एक आएंगे ना कैरेक्टर, ये कंफ्यूज मत हो जाना यार तुम लोग। वाई वाई आर आर। ठीक है। मुझे गैमेट बनाना है तो ये तो एलील की प्रेजेंटेशन है, तो गैमेट में मुझे एक एलील इसकी चाहिए होगी, एक एलील इसकी चाहिए होगी, है ना। इस कैरेक्टर की एलील, तो गैमेट बनाने में एक वाई का यूज आएगा एक आर का यूज आएगा। सेट ऑफ जीन्स तो जितने भी हैं कैरेक्टर्स के लिए वो एक एक सेट तो जाएगा ही ना जाएगा गैमेट में। तो इनसे बनने वाला, और क्योंकि दूसरा वाला भी एलील सेम है तो दूसरा वाला भी यही बनेगा, इसीलिए केवल वाई आर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर स्मॉल वाई और स्मॉल आर की बात करूँ, तो इस पेरेंट से भी, इस रिसेसिव पेरेंट से भी जो मुझे गैमेट मिलने वाला है उसमें से दोनों कैरेक्टर्स के लिए एक एक एलील मिल जाएगी मुझे। दोनों कैरेक्टर्स के लिए जो एक एक कैलील होगी वो वाई स्मॉल आर, और दूसरी भी बेटा यही आएगी, स्मॉल आर आएगी। इजिली गैमेट बन गया। गैमेट वन बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये पेरेंट वन से आ रहा है, और ये गैमेट टू हो गया आपका। ठीक है।
गैमेट समझ में आ गया कैसे बन गया। अब इन्हीं गैमेट में हमें क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है। ठीक है, तो वाई आर और इसमें आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, इजी। अब इसको क्या कर रहे हैं, इस गैमेट को हमने फ्यूज करा है, इन दोनों को फ्यूज करा है, तो बेटा फ्यूज कराने पे तो सिंपल यही आएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यही आएगा ना, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में भी किया था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस आया था ना, ऐसे ही ये क्या आ गया, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये कैसा है नेचर में, ये नेचर में है बेटा, इसका जीनोटाइप पूछे अगर कोई तो तुम बोलोगे कि जो F1 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है हर कैरेक्टर के लिए। चाहे आप अभी इसमें अब क्या समझ सकते हो, चाहे आप 3 कैरेक्टर्स को लेके चलो, 4 कैरेक्टर्स को लेकर चलो, या 10 कैरेक्टर्स को भी लेके चलोगे, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आएगा, कंसीडरिंग कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में हो, उनके जो एलील्स हैं वो इजीली सेग्रीगेट कर जाए और लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इसमें से भी गैमेट बनाना है, मैंने तुमको बताया ना कि पेरेंट्स में से अब हम क्या करते हैं, जब F2 वो प्रोजेनी बनानी होती है, तो F1 जितने भी हमारे पास सीड्स आएंगी, F1 सीड्स की ही, अब मान लो एक सीड ये आई, दूसरी सीड, दोनों सीड को हमने क्या करा, उसको ही क्या करने दिया। अच्छा, तुम्हें अगर ये चीज़ समझ में आए या रिकॉल कर सको, मैं यहाँ पे एक तुम्हें प्रीवियस चैप्टर की एक पॉइंट याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हें ये समझ तो आ गया होगा ना कि पी प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि 2 पेरेंट ले रहे हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे ही अकॉर्डिंग हो, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अकॉर्डिंग हो तो कौन सी टेक्निक यूज की होगी मेंडल ने, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अरे यार विच आर्टिफिशियल, है ना, अपने आप से अपनी मर्जी से करवा रहा है तो आर्टिफिशियल हुई, विच आर्टिफिशियल टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर इंटरब्रीडिंग इन पी प्लांट। अपने अकॉर्डिंग करा रहे थे ना वो, है ना, नेचर के हिसाब से तो वेट नहीं कर रहे थे कि चलो तुम कर लो हम देखेंगे या तुम्हारे आउटकम, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे सब कुछ। तो उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज करी, ये आपका हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन का, हिंट है आपका चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में है आपका ये कंसेप्ट। इसका आंसर आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक, अगर बढ़िया आपको एग्जामिनर मिल गया, उसने क्वेश्चन सेट किया तो। ठीक है, फिर आते हैं, आगे चलते हैं। तो जब उन्होंने इस तरीके से इन ब्रीडिंग कराई, वो टेक्निक यूज करके केवल इन सीड्स में क्या कराया, क्रॉस कराया, तो उनको क्या क्या गैमेट मिल सकते थे बेटा। अब आओ पहले गैमेट बनाना सीखते हैं इस वाले से। 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, हमें पता है कि गैमेट में एक कैरेक्टर जाना है तो एक कैरेक्टर ये जाएगा, या दूसरे गैमेट में एक कैरेक्टर ये जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या जाना चाहिए, दूसरा कैरेक्टर भी आना चाहिए, तो ये भी जा सकता है। अब देखो इसके साथ साथ ये भी तो जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है ये, तो स्मॉल स्मॉल वाई मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है। फिर ऐसे ही जब कैपिटल वाई वाला एक और बनाएगा गैमेट, ठीक है, तो वो किसके साथ पेयर अप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या, ये प्रोबेबिलिटी है, जो आप प्रोबेबिलिटी, जिनको मैथ्स नहीं अच्छी लगती उनको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके साथ तीसरी प्रोबेबिलिटी, आखिरी प्रोबेबिलिटी ये है कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर वाला भी गैमेट बन जाए। तो हमें 4 तरीके के गैमेट, आप इसके अलावा अगर कोई और क्या कहते हैं कंपोजिशन बना सकते हो, इसके अलावा कोई और पैटर्न बना सकते हो गैमेट का, तो वो बता देना कमेंट करके भाई। मेरे हिसाब से 4 ही, मैक्स 4 गैमेट, मैक्स 4 डिफरेंट गैमेट्स कैन बी, डिफरेंट गैमेट्स आउटकम हैं
ठीक है, मैक्स 4 डिफरेंट गैमेट्स आउटकम है हमारे पास। कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला बेटा, स्मॉल वाई कैपिटल आर वाला, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला, और अरे स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला। ठीक है, इजी गैमेट्स बनाना सीख गए आप। तो जब ये गैमेट, ये तो केवल एक पेरेंट के होंगे ना, ऐसे ही पेरेंट टू भी जब हमारा ये इसी तरीके के कैरेक्टर्स के साथ है, उसका भी जीन यही है ना, तो उसके भी पास हमारे पास मतलब सॉरी, उसके भी पास यही कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज आपने सब सारी देखनी है कि अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है कि इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, इसमें हमने क्यों आर और वाई नहीं लिखा, स्मॉल, दोनों अलग कैरेक्टर है, उसकी कंसिडरेशन इस तरीके से नहीं होगी, दोनों अलग कैरेक्टर है, इस वजह से यहाँ पे वो स्कीम फॉलो करना जरूरी नहीं है कि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए आगे, अदरवाइज वैसे लिखो वैसे ही कि आर वाई ही है। ठीक है, सॉरी, क्या था ये आपको कि, ठीक है, ये चीज, ठीक, आते हैं इस क्रॉस पे। ठीक है, देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, उन्होंने सीट के कलर को पहले रखा है, तो बेटा उसी के करेक्टर्स के लिए एल यूज करी हुई है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि डोमिनेंट था आर वाला तो आर को आगे लिखना, आपकी प्रेजेंटेशन आप किसी तरीके से भी यूज कर लो, अल्टीमेटली आपको आउटकम यही मिलना है। ठीक है, दूसरा पेरेंट हमारा सेम था, तो क्या कहते हैं, ये हो सकता था क्या आपका क्या कहते हैं, यही आउटकम हो सकता था। अब देखो, बॉक्स बनाना है ऐसे ही, गैमेट्स एक साइड लिखने हैं, दूसरे के गैमेट्स एक साइड लिखने हैं। ठीक है, फिर उनके बीच क्रॉस होना है, तो आपने जितने गैमेट्स बने उनके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है अरे यार, पेन का कलर, कैपिटल वाई स्मॉल, या नहीं, पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी, कैपिटल आर हो गया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, फिर ऐसे ही वाई आर, ठीक है, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करना, क्रॉसिंग करनी है तो ऐसे बॉक्स बना देना है। ठीक है, बॉक्स बनाना आना चाहिए ताकि आप इजीली क्या कर सको, इनके बीच में क्रॉसिंग करा सको। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो वाई वाई आर आर। ठीक है, करेक्टर्स के लिए दोनों पोजीशन फुलफिल कर देना। ठीक है, ऐसा मत करना कि वाई आर और वाई आर, ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं करेक्टर, अब ये तो क्या कहते हैं, प्रोजनी आ रही है ना, तो प्रोजनी के लिए तो क्या कहते हैं, एलील जो होंगी पेयर में होंगी, तो पेयर में लगाना है। ठीक है, इसके लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसके लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके लिए क्या बन जाएगी बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉक्स अपना फुलफिल करो, है ना, पूरा फिल करो, फुलफिल करो कह रही हूँ, हाँ फुलफिल तो करना ही है, पूरा फिल करके देखो ये आउटकम निकल कर आता है अल्टीमेटली। ठीक है, जब ये आउटकम बेटा निकल कर आता है तो तुम इसमें से जब काउंट करोगे कि कितने फिनोटाइप, फिनोटाइप समझने की बात हो रही है, फिनोटाइप समझने का क्या मतलब हुआ जी, दिखने में कैसी हैं सीड्स, तो सबसे पहले एप्टिव प्रोजेनी में हम फिनो कोई भी वो करा रहे हैं जेनेटिक्स में, हमें यही देखना है कि फिनोटाइप कैसा है, जीनोटाइप कैसा है। तो जब हम फिनोटाइप में वो करवाते हैं बेटा क्या कराते हैं हम लोग फिनोटाइप में कराते हैं आपका ये देखना है कि वो दिख कैसा रहा है, तो देखो राउंड, अगर केवल सबसे पहले हम देख रहे हैं राउंड, ये कैसा है फिनोटाइप, ये जरूर लिख लेना, राउंड है और येलो है, तो राउंड और येलो वाली सीड्स काउंट करो मेरे साथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सीड्स मेरे पास राउंड और येलो कलर की आई है, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर था ऑफ कोर्स वो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किया होगा, इसीलिए उसका नंबर सबसे ज्यादा है। राउंड एंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर, राउंड एंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट्स वाई सबसे ज्यादा उसके फिनोटाइप्स है। नेक्स्ट था राउंड और ग्रीन, राउंड
नेक्स्ट फिनोटाइप था राउंड और ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन काउंट कर लेते हैं बेटा। 1 2 3, 3 ही है ना, 1 2 3, 3 ही है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, येलो और रिंकल्ड। ठीक है, येलो और रिंकल्ड कितने आए, 1 2 3, 3 आए बेटा, 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है ग्रीन और रिंकल्ड का। ठीक है, ग्रीन और रिंकल्ड का जो हमारे पास ऑप्शन है वो केवल एक ही बचा है, एक ही ऐसी सीड बनी जो क्या कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिविटी दोनों करेक्टर के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है ना। तो क्योंकि रिसेसिव जितने भी जीन्स है वो अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली तभी शो करेंगे जब वो प्योरली होमोजाइगस होंगे। तो प्योरली होमोजाइगस होने की कंडीशन में देखो केवल एक ही है ना। तो यानी डोमिनेंट कैरेक्टर्स, अगर हम कोई भी पॉपुलेशन समझना चाह रहे हैं या कोई भी पॉपुलेशन स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसमें ये चीज़ देखो कि जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें, चाहे कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, तो उनमें जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे तो उनमें जो कैरी फॉरवर्ड होने वाले जीन्स है वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे। ठीक है, वो आप रीजन देख ही रहे हो कि यहाँ पे जितने भी हमने क्रॉस कराए उसमें हमें सबसे ज्यादा देखने को जो फिनोटाइप, अभी तो हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, जीनोटाइप की जब बात करेंगे तो वो अलग रेशो आएगा। ठीक है, तो जब फिनोटाइप देख रहे हैं तो फिनोटाइप में आपको क्या देखने को मिला है कि सारे डोमिनेंट वाले करेक्टर्स ज़्यादा नंबर के थे। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकाल के बताना मेरे को कितना आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज देखोगे तो वो ज़्यादा मैक्सिमम डोमिनेंट करेक्टर्स की है, देन धीरे धीरे रिसेसिव करेक्टर्स की टुवर्ड्स मूव कर रही है। सबसे लिस्ट आपका रिसेसिव करेक्टर है प्योर वाले। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम यहाँ पे तो नहीं दिखाया है, जीनोटाइप रेशियो भी स्टडी कर लेते हैं। जीनोटाइप का क्या मतलब होता है कि कितने तरीके के जीनोटाइप्स बन सकते थे। तो कितने तरीके के बन सकते थे, देखो वाई वाई आर आर, एक ये बन सकता था। देन दूसरा बन सकता था ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, फिर तीसरा आपको यही दिखा रखा है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फोर्थ क्या है ये हटा रही हूँ अब मैं। ठीक है, फोर्थ किस तरीके से, फोर्थ हो सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देन उसके बाद और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, ये तो हमने लिख लिया है ना, कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये हो सकता है। दूसरा ये वाला हमने लिख लिया क्या, कैपिटल वाई, हाँ ये वाला भी हो गया, ये वाला यही था ना, तो ये भी हो गया। देन ये वाला हमने नहीं लिखा है अभी, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया एक जीनोटाइप अलग। ठीक है, ये वाला वी आर डन विद इट, ये हो चुका है। ये भी दिस वन इज ऑल्सो डन, और ये वाला नहीं हुआ है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, नेक्स्ट आपका और क्या हो सकता है ऑप्शन, और हो सकता है ऑप्शन आपके पास, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ऐसे ही बन गए। ठीक है, और कोई ऑप्शन बन रहा है, कैपिटल वाई, एक एक तो यही है आपका वाई वाई आर आर। ठीक है, और एक और होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, यही आउटकम हो सकते थे जीनोटाइप के, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउटकम्स हैं। ठीक है, 9 अलग तरीके से जीन्स की प्रेजेंटेशन हुई है। ठीक है, किस तरीके से वो हमने लिख ली है अलग से ही, अगर जीनोटाइप हमसे पूछते हैं तो अब इसमें रेशो भी पूछते हैं, तो रेशो में कैसे ध्यान रखना है कि कौन सी सीड कितने नंबर में आई है ना। अब जैसे हम कौन सा देख रहे हैं, सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, तो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले रेड से करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, वाई वाई आर, और देखो और कहीं है वाई वाई आर, एक ही है, यानी प्योर डोमिनेंट आपका जो करेक्टर है वो केवल एक है, तो 1 हो गया इसका रेशो बेटा। फिर आता है आपका कैपिटल वाई कैपिटल, यानी दूसरा वाला ये, तो इसके जैसा कोई है, एक तो 1 ये है। ठीक है,
और इसके जैसा दूसरा ये मिलेगा, ठीक है, दो, तो ये दो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये एक ये रहा और एक ये रहा, ये भी दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये ये वाला करेक्टर था, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये जो देख रहे हो ये एक ही तरीके के क्या है, जीन्स है, ठीक है। तो ये हो गए फोर, ठीक है। और अब आ रहा है स्मॉल वाई, ये वाला स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल वाई और कैपिटल आर, हम्म, एक ही है, ये कैरेक्टर एक ही है, देखो इसमें कोई नहीं मिलेगा, तो ये वन हो गया। फिर उसके बाद आप देखो कौन सा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, आर कैपिटल वाई भी एक ही है, ठीक है। तो ये भी वन है आपका। देन आपके पास वाई वाई आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, ये रहा, कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, दो है बेटा, और ये वाला एक ही है हमारे पास, ठीक है। हो गए सारे, ठीक है, काउंट कर लो, है ना। तो तुम्हें सारे आउटकम्स दिख लेंगे, 1:2:2। ये आपका जीनोटिपिक रेशो है किसके लिए, F2 जनरेशन का, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड तो मतलब रेडी रहना कि इस तरीके से भी सबसे ज्यादा क्या आया, सबसे ज्यादा हेट्रोजाइगस आया, सबसे ज्यादा ये पूछ सकता है सबसे ज्यादा आउटकम कौन सा आया, हेट्रोजाइगस वाला, कितने थे नंबर में, चार थे। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाले सबसे ज्यादा थे, पैटर्न आप देख ही सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सब कुछ दो आए, कुछ वन आए, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर सकते हो, ऐसे ही और, है ना। तो बहुत ध्यान से सब कुछ करा जा सकता है, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, कहाँ चला गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। कहने का मतलब इट स्टेट्स दैट द जीन्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, यहाँ पे डिफरेंट करेक्टर्स, यहाँ पे एक करेक्टर, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर फॉर बॉट टुगेदर इन हाइब्रिड, ये एक ही करेक्टर की बात करता है, यहाँ पे एक करेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। जब आप दो अलग अलग करेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे, एक ही करेक्टर की बात करेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस, लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे हों, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लोकेशन होनी चाहिए इनकी, इनकी लोकेशन अलग क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम एक्स पर है तो दूसरा करेक्टर क्रोमोसोम वाई पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब अगर ये आर इस पे था तो ये वाई वाला करेक्टर दूसरे क्रोमोसोम पे होना चाहिए, ये चीज इम्पॉर्टेंट है, नोट करने लायक है, ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, हमने जब गैमेट बनाए, हमने जब इनके गैमेट बनाए तो हमने बहुत इजीली ये कह दिया कि ये वाला वाई इधर जा रहा है तो ये इनमें से किसी के भी साथ मैच कर सकता है, ये वाला वाई इधर जा रहा है तो ये इनमें से किसी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर के भी साथ जा सकता है, स्मॉल आर के भी साथ। हमने ये कंसीडर नहीं किया या हमने ये वाली बात नहीं बोली कि ये कैपिटल वाई है तो ये कैपिटल वाई केवल कैपिटल आर के साथ ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ये चीज नहीं बोली हमने। तो ये चीज नहीं बोली तो मतलब क्या हुआ कि इस वाई के पास चॉइस थे, इजीली डिपेंड इंडिपेंडेंट था वो, कि वो किसी भी कैरेक्टर को, दूसरे कैरेक्टर के एलील को सेलेक्ट कर सकता था या उसके साथ चांसेस, इक्वल चांसेस थे, 50% इस आर के भी पास थे, 50% इस आर के भी साथ जाने के थे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, लाइक जो कैरेक्टर्स के जीन्स हैं वो दूसरे कैरेक्टर्स के जीन्स के साथ कंबाइन होने के लिए फ्री हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डोमिनेंट हूँ तो मैं डोमिनेंट वाले के साथ ही जाऊंगा, वो डोमिनेंट के भी साथ उतने 50% चांसेस है और रिसेसिव के भी साथ 50% चांसेस है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मर्ज होने के लिए, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया।
अब समझ में आया क्यों डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत है, क्योंकि दो करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस वर मेनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। और मेंडल बहुत लकी थे कि ये चीज इनके टाइम पे उन्होंने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया और उनमें से जो कैरेक्टर्स रखे वो कैसे थे, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। अभी हम आगे बात करेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। अगर वो क्रोमोसोम एक ही वो कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पे होते तो ये पोर्शन में दिक्कत आती उनको। तो बड़े लकी थे कि मतलब उनको सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे मिले, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर पाए बेटा। दिस प्रिंसिपल वाज अप्रूव्ड यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस विद फिनोटाइप रेशियो 9:3:1। जीनोटाइप रेशियो आपको बता दिया है क्या आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पॉसिबल है जब आपके पास, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए दो चीज, एक तो आपके जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होने चाहिए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे होने चाहिए, तभी जाके कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चूज करेंगे। ये चीज आ सकती है एजर्शन रीजन में, ठीक है। मेंडल वॉज एबल टू प्रूव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रीजन the characters या the contrasting characters selected by him were present on different pair of chromosome। तो क्या बोलोगे, both A and B are correct and reason is true, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सजेशन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका मेंडल का वर्क कंप्लीट होता है। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तीनों चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब समझ में आ गया, कोई सी एक एलील जो दूसरी पे सुपीरियर हो, ठीक है, दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा अपने आप को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, अपने प्रोटीन्स बना पाए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो दूसरी वाली सेम है कि नहीं है, या उससे क्या कहते हैं रिसेसिव वाली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर द सुपीरियर एलील, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि हमने देखा कि दो डिफरेंट टाइप के एलील्स होने के बावजूद, ठीक है, उस पे ये चीज कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती कि दोनों एलील साथ में मूव करेंगी या मूव करनी चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग होती हैं और अलग अलग जितने भी गैमेट्स बनने हैं, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिला, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बेटा चाहे दो कैरेक्टर्स के, अब यहाँ पे जैसे एलील के दो फॉर्म्स की ही बात कर रहे थे, सॉरी जीन के दो ही फॉर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक कैरेक्टर की बात हो रही थी, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हो रही है, दो कैरेक्टर की बात हो रही है, दो कैरेक्टर्स में दो डिफरेंट क्या होंगे बेटा, जीन्स होंगे, और उन दो जीन्स की दो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होंगी अलग अलग गैमेट्स में, रिगार्डलेस ऑफ कि दिस वन शुड गो विद दिस वन, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है किस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज जीनोम, हम बार बार जीनोम टर्म पे आ रहे हैं कि जीनोम जीन, ठीक है। तो जीनोम है क्या, ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीन, ये चीज समझते हैं। जीनोम इज अ कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑल द जीन्स कंटेन्ड इन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, है ना, एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है। उसमें जितने भी जीन्स हो सकते हैं उन सबके उन सबके ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, जीनोम बोल रहे हैं। दैट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब मान लीजिए आपने अभी क्या पढ़ा है, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी ह्यूमन में होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स हैं तो क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, जीन्स होंगे बेटा, अल्टीमेटली तो जीन्स है, जीन्स के बाद क्या है, उसके पास डीएनए है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये उस इंसान को अपने एक पेरेंट से मिले हैं, ठीक है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से मिले हैं, ठीक है। तो हाफ हाफ है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये जो 23 मेल से आ रहे हैं और ये जो 23 फीमेल से आ रहे हैं, ये कैसे हैं बेटा, ये दोनों
क्रोमोसोम के जो हैप्लॉइड सेट्स हैं, ये हैप्लॉइड सेट्स में जो भी क्रोमोसोम है वो दूसरे हैप्लॉइड सेट के क्रोमोसोम से लगभग सिमिलर ही है स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर भी बोलते हैं इस चीज को। तो यानी कि जो अगर मैं इस चीज की बात करूं, ठीक है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग सही से फंक्शन कर पाए, बेसिक फंक्शंस हो जो भी हैं ह्यूमन बीइंग के, वो सारे कैरेक्टर्स इन 46 क्रोमोसोम्स में होंगे। पर ये 46 क्रोमोसोम का जो हैप्लॉइड क्या कहते हैं सेट है, उसमें भी क्या होंगे, ये वही कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स के जीन होंगे। ठीक है, जीन्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स या फिर ऑल कैरेक्टर्स जीन्स किस में प्रेजेंट होंगे, आपके इस हैप्लॉइड सेट में। बट ये एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब इसका दूसरा भी सेट मिले, है ना। मतलब ये वर्क कैसे करते हैं, जब पूरे 46 होते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन हैप्लॉइड में भी सभी रहेगी, सारे कैरेक्टर्स की रहेगी, हाइट से लेके एक एक चीज तक की जो इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं ये पी प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हाइट है, कलर है फ्लावर का, पोजीशन है फ्लावर का, चाहे क्या कहते हैं उसकी, क्या कहते हैं सीड का कलर है या फिर पॉट का कलर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस हैप्लॉइड में भी रहती। बट ये हैप्लॉइड अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक इसको अपना ही सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ना मिले। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाता है, ये जो हाफ सेट है जिसमें सारे कैरेक्टर्स हैं बेटा, वो कहलाता है जीनोम। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीनोम। ठीक है, तो each parent, though its reproductive cells through its reproductive cells contributes its genome to its offspring, अपने offspring को क्या करता है बेटा, offspring मतलब बच्चों को, अपने बच्चों को हमेशा मेल पेरेंट ने अपना जीनोम दिया, फीमेल पेरेंट ने अपना जीनोम दिया। ठीक है, क्लियर। तो पेरेंट्स क्या दे रहे हैं, पेरेंट्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस दे रहे हैं, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या कहला रहा है, जीनोम को हम और क्या बोल सकते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपका जीनोम ही कह रहा है जो बच्चों को मिल रहा है। अ सिंगल जीनोम इज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल, टू इन डिप्लॉइड सेल्स एंड मैनी इन पॉलीपोलाइड सेल्स। अब जैसे हमने टेप्टम की बात करी थी कि टेप्टम क्या होता है, पॉलीपोलाइड होता है ना। टेप्टम की जो सेल्स हैं वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये पॉलीपोलाइडीज हो करती हैं, दैट इज कि उनके पास। और अगर तुम्हें याद हो एंडोस्पर्म, ठीक है, पॉलीपोलाइड सेल्स के एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि आप भूलो ना, दूसरा चैप्टर प्रीवियस चैप्टर भी आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है, एंडोस्पर्म की जो सेल्स थी बेटा, एंडोस्पर्म सेल्स में क्या था, 3n था ना। तो ये कह रहा है कि यानी अगर मैं इस एंडोस्पर्म सेल्स की बात करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इसके पास 3 जीनोम है। ठीक है, कितने जीनोम है, 3 जीनोम है। ठीक है, 3 जीनोम में से 2 जीनोम इसको मदर से मिले, ठीक है, फीमेल पेरेंट से मिले, और एक जीनोम कहाँ से मिला इसको, एक जीनोम दो फीमेल पेरेंट से मिले और एक मेल पेरेंट से मिला, है ना, याद आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, किसी भी स्पेसीज का हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल, सबसे ध्यान की बात कि किसकी, रिप्रोडक्टिव सेल की बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो हैप्लॉइड क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियस होता है, वही वो उसका जीनोम कहलाता है स्पेसीज का। ठीक है, नेक्स्ट इज जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, जीन इंटरेक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, मतलब मॉडिफाई हो जाना, चेंज हो जाना। ठीक है, किसका, नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का, नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की कि कैसा दिख रहा है वो वो जो क्या कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस है उस जीन की, वो फिजिकल प्रेजेंस को चेंज कर देना। ठीक है, ड्यू टू ईदर इट्स एलील और अदर नॉन एलिलिक जीन्स, या तो अपने एलील्स के वजह से या फिर किसके वजह से, नॉन एलिलिक जीन्स की वजह से। मतलब कि या तो जैसे मतलब अगर हाइट के लिए जो फिनोटाइप था वो चेंज हो गया अपने किसी जीन के वजह से, और उसके पास कौन से जीन होने चाहिए थे, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यानी अपने किसी एलील के वजह से चेंज हो रहा है या फिर कोई और फैक्टर, है ना, ऐसा फैक्टर अदर देन आपका एलील। ठीक है, एलील्स, उन
इसके भी वजह से नहीं हुआ, इसके वजह से नहीं हुआ, पर कुछ ऐसी चीज़ हुई, ठीक है? मान लीजिए माइक्रोबल मतलब क्या कहते हैं, बीमार हो गया वो पौधा, या फिर क्या कहते हैं, वेदर कंडीशन सही नहीं मिली, या न्यूट्रिशन की उसे प्रॉपर, अगर किसी को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या वो पौधा ग्रो कर पाएगा फुल्ली अपने स्ट्रेंथ पे? नहीं ग्रो कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि क्या कहते हैं इसमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में चेंज देखने को मिल सकता है। तो नॉन एलेलिक जीन्स भी हो सकते हैं, और नॉन एलेलिक जीन्स ऐसे जीन्स जो हो सकता है कि क्या हो, इससे रिलेटेड ना हो पर उनका भी इफेक्ट हो सकता है इस हाइट पर। तो उसको हम क्या बोलते हैं आगे समझेंगे, ठीक है? कैसे हो सकते हैं ये जीन इंटरेक्शन, क्यों दूसरे जीन्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि, देखो हमने पी प्लांट में जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जितने भी जीन्स थे या जितने भी कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, उन जितने कैरेक्टर्स की बात करें उनका कोई इफेक्ट नहीं था दूसरे कैरेक्टर्स के साथ। उन मतलब अभी हमने लॉ ऑफ, उन्होंने तभी सेग्रीगेशन दिया, ठीक है? और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, देखो ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम बायो हो गई, मतलब लाइक जो प्रैक्टिकल साइंस है अगर उसकी बात करें तो प्रैक्टिकल साइंस में कोई भी चीज़ आइडल नहीं होती। हर चीज़ की आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ मिल ही जाएगी, आपको एनोमली मिल जाएगी। लॉ कह देना सही है पर ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या, ये ज़रूरी बात नहीं है ना? कोई ना कोई चैलेंज मिल ही जाएगा इस लॉ के लिए, ठीक है? ऐसे चाहे आप फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है? फिजिकल फॉर्म में जब हम कोई भी चीज़ को अंडरस्टूड करते हैं तो उसके बहुत सारी एनोमलीज देखने को मिलती हैं, ठीक है? सेम विद द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट, हमें ये देखने को मिला कि कई बार ऐसे होता है कि जो जीन्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए क्या हो, एक दूसरे से रिलेट ना करें। कई बार ऐसा होता है, ऐसे जीन्स देखने को मिले कि जो उसका फंक्शन भी नहीं है बट दूसरे कैरेक्टर्स के जीन के साथ वो क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज होता है, ठीक है? फिजिकल फॉर्म उसकी चेंज हो सकती है, ठीक है? जीन्स से अलग हटके क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बाकी जीन्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की एनोमली क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? तुम्हें डोमिनेंस से ही समझ में आ रहा है कि वो कम्प्लीटली नहीं हुई, ठीक है? क्या नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, ठीक है? हमने तो यही पढ़ा कि भाई एक एलील है, एक एलील की जो फॉर्म होगी वो हमेशा क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, ठीक है? उसको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सेकंड क्रोमोसोम यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा कि कई ऐसे मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो ये चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, है ना? या कई उनके इस तरीके के करेक्टर्स, जरूरी नहीं है, हो सकता है दूसरे करेक्टर्स में वो चीज़ फॉलो हो रही हो, पर कुछ करेक्टर्स में हमने देखा कि ये चीज़ ऐसे फॉलो नहीं हो पा रही है एकदम, की मतलब जो जीन है वो उसी तरीके से फॉलो करे।